हेलो स्टूडेंट, मैं सर प्रवीण गुप्ता पीजी सर फ्रॉम रेजोनेंस। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसके पहले मैंने 4 लेक्चर्स लिए हैं और उनमें मैंने एक तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कंटिन्यूस कर रहे हैं। लिखें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ये m मास का पार्टिकल है, इसका चार्ज q है। अगर ये हवा में इक्विलिब्रियम में रहता है तो इसमें ये जिस रीजन में रखा हुआ है वहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ये हमें बताना है। और सेकंड पार्ट में ये है कि अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिवर्स कर देते हैं तो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब पहले पार्ट में चार्ज इक्विलिब्रियम है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस चार्ज पार्टिकल पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना, एक्सेलरेशन इसका जीरो होना। तो फर्स्ट पार्ट में इक्विलिब्रियम दे रखा है, एक्सेलरेशन जीरो है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे लगेगा। अब ग्रेविटी के अलावा इस पर एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स जब mg के अपोजिट होगा तभी इन दोनों फोर्स का सम जीरो हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, चार्ज का साइन हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज पर अगर फोर्स और ई का डायरेक्शन सेम होता है तो फोर्स अगर अपवर्ड चाहिए तो ई भी हमें अपवर्ड लगाना होगा। अब इसको न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए नेट फोर्स जीरो है तो ऊपर और नीचे का फोर्स बराबर होगा। तो mg को qe के बराबर किया तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। एक आंसर है। अब सेकंड पार्ट में कहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले ऊपर लग रहा था इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसका केवल डायरेक्शन रिवर्स किया है। डायरेक्शन रिवर्स किया, मैग्नीट्यूड यही रहेगा। अब mg नीचे लग रहा है तो qe इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां से वापस e की वैल्यू इसमें रखूंगा तो mg के बराबर आ जाएगा। अब ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, टोटल फोर्स। ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड होगा mg और mg टू mg, तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब देखिए ये जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको हम स्प्रिंग पेंडुलम भी कहते हैं। और स्प्रिंग पेंडुलम ये पार्टिकल बन रहा है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करता है और इसका ऑसिलेटरी मोशन का फॉर्मूला हमने लिखा था टाइम पीरियड
का ये ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होता है, और एसएचएम का टाइम पीरियड हमने 11th क्लास में निकाला था स्प्रिंग मास सिस्टम का, T = 2 पाई अंडर रूट m by k। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इस स्प्रिंग मास सिस्टम पर क्या फर्क पड़ता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पहला केस है, केस 1, इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। केस 2 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाऊंगा तो चार्ज है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो हमने 11th क्लास में स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था, ये टाइम पीरियड इसका होगा। और ये इसकी मीन पोजीशन कहाँ होगी? मीन पोजीशन वो होती है जहां रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, और रिजल्टेंट फोर्स तभी 0 होगा जब यह नेचुरल लेंथ में होगी। स्प्रिंग ही हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगा सकती है इस पर। अगर स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगी तो हम ये कहेंगे इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। और जहां रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है उसको मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग में कोई एक्सपांशन और कंप्रेशन नहीं है, स्प्रिंग एनर्जी 0 के बराबर है। अब यहां सेकंड केस यह है कि स्प्रिंग से बंधा हुआ है, लेकिन हमने ये जो चार्ज पार्टिकल जहां पर ये ऑब्जेक्ट है उस रीजन में बाहर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ कांस्टेंट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज आगे पीछे चलेगा तो क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड में जो भी कोई कांस्टेंट फोर्स होता है उसका कोई रोल नहीं होता। हम कोई भी कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगाए, उस कांस्टेंट फोर्स पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड का आंसर अभी यही आएगा। ये अभी स्प्रिंग मास पेंडुलम के लिए बता रहा हूं कि इसका टाइम पीरियड एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता अगर वो कांस्टेंट हो तो। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड करता है। कैसे, वो वहां डिस्कस करेंगे। अब ये टाइम पीरियड हमारे पास इसके बराबर आया। अब इसकी मीन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो मीन पोजीशन कहां होगी? जहां रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, और रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए स्प्रिंग को इधर फोर्स लगाना होगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx। अब मीन पोजीशन, रिजल्टेंट फोर्स 0, तो kx और qe एक दूसरे के बराबर होंगे। इससे हमने x निकाल लिया। अच्छा बच्चों, ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है तो कैसा फोर्स लगा रही है स्प्रिंग? पुलिंग या पुशिंग? पुल कर रही है ना, और पुल तभी करेगी जब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से कुछ ज्यादा होगी। तो ये जो हमने x निकाला है यहां से, ये स्प्रिंग में क्या है? एक्सपांशन है। तो अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो क्या चेंज हुआ? इसकी मीन पोजीशन शिफ्ट होगी ना। पहले मीन पोजीशन अलग जगह थी, अब मीन पोजीशन अलग जगह है, तो मीन पोजीशन शिफ्ट होगी, बट टाइम पीरियड के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका सॉल्यूशन।
अब देखो ये चार्ज पार्टिकल है, सब वर्टिकल प्लेन में स्ट्रिंग से बना हुआ ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह से पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम 11th क्लास में पढ़ा है एसएचएम में, और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है और यही इसकी मीन पोजीशन होती है। ठीक है, अब टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूला ये है, अभी बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं, चार्ज हो या नहीं हो उसका कोई रोल नहीं है। अब अगर मैं इस वाले केस में, सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट कर देता हूं, ये फर्स्ट केस था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले की तरह जीरो था और टाइम पीरियड का आंसर ये आया। अब अगर इस सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो तो टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा वो हमें डिस्कस करना है। अब देखो इसका टाइम पीरियड में चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पहले क्या था, इस पर टेंशन इधर लग रहा था, mg इधर लग रहा था। अब इस वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन के अलावा एक सिंगल फोर्स था ना mg। अब यहां क्या होगा, टेंशन तो अभी भी ऊपर लगेगा, mg नीचे लग रहा होगा, लेकिन mg के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लग रहा होगा qe के बराबर। तो अब जो यहां mg था वो mg प्लस qe से रिप्लेस हुआ, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें से m बाहर लूं तो g प्लस qe बाई m। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद किस तरह से चेंजेस होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नीचे की तरफ एक्सर्ट किया तो mg के साथ साथ mg प्लस qe फोर्स भी आएगा, इसमें से m कॉमन लूंगा तो g प्लस qe बाई m। यहाँ m इंटू जी आ रहा था बस, तो यहाँ और इसको कंपेयर करूंगा तो g की जगह यहाँ पर क्या है g प्लस qe बाई m। तो इसको हम कहते हैं g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसके इक्वल आ गई g इफेक्टिव। अब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, इसमें रखकर हम टाइम पीरियड में चेंज कैलकुलेट कर लेंगे, कर लेंगे। अब ये बताओ, इसमें g की वैल्यू इंक्रीज हुई ना, और g की वैल्यू इंक्रीज हुई तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने के बाद इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सर्टेन अमाउंट से डिक्रीज होगा। अगर इसकी जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में ऑन करते तो g की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, g माइनस qe बाई m, और इस कारण से g हटा है तो टाइम पीरियड इस केस में इंक्रीज होगा। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम राइट हैंड साइड में ऑन करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम राइट डायरेक्शन में अगर ऑन करेंगे तो अब इस पर g की इफेक्टिव वैल्यू होगी, क्योंकि बेसिकली अगर इसका फेवर डायग्राम बनाऊं तो mg इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा qe। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर क्या आएगा, अंडर रूट इस तरह से हमने g की इफेक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लग रहा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर यह अपना आंसर होगा, जो वेरिएशन होगा टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में वो इसके बराबर होगा।
अब क्वेश्चन ये है कि इस वाले केस में ये पार्टिकल ऐसा ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है क्या होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज का फ्लूइड डायग्राम बनाऊंगा तो इस पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा रिपल्सिव, और ये रिपल्सिव फोर्स नीचे लग रहा है, mg भी नीचे लग रहा है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स बढ़ गया। नेट फोर्स बढ़ने का मतलब g की इफेक्टिव वैल्यू बढ़ गई, और g इफेक्टिव बढ़ने पर टाइम पीरियड कम होगा। तो जनरली जो बच्चों से गलती होती है, इस तरह से वो अप्रोच करते हैं, बट ये आंसर गलत है, ये गलत अप्रोच है। अब सही अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और सही आंसर इसका यह है कि यह टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। इन दोनों पार्टिकल पे चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेकिन इनके चार्ज होने से टाइम पीरियड के आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन ये है सॉल्यूशन। अब इसका कैसे हमने सॉल्व किया उस पर आते हैं। अब इस वाले पहले वाले सॉल्यूशन में क्या मिस्टेक थी जिससे टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया था, उसको समझते हैं। थोड़ा सा इसमें रोटेशन का कंसेप्ट है, समझे। देखिए, ये पार्टिकल जब ऐसे ऐसे जंप कर रहा है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहां होगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहां था तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर था। जबकि पहले जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ऑन किया था, तो चार्ज पार्टिकल कहीं भी हो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा था। तो यहाँ जो अभी पिछले वाले केसेस थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, हर केस में ये पार्टिकल ऑसिलेट कहीं भी करे, लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदला था, ना मैग्नीट्यूड बदला था। तो पहले वाले तीनों चारों केसेस में इलेक्ट्रिक फोर्स जो था क्या था, कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। लेकिन इस वाले डायग्राम में मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कांस्टेंट ही होगा अभी भी, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, वो वाला कंसेप्ट अब के लिए था। अब इसमें आंसर क्यों चेंज नहीं होगा, उसका रीजन देखो। यहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा थीटा पोजीशन पर यहां पहुंचा, तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क इस हिंज पॉइंट के अबाउट कितना है। हिंज फोर्स, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हिंज से ही पास हो रही है, तो इस फोर्स का टॉर्क हमेशा जीरो है ना, तो इस एक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क हमेशा जीरो आ रहा है, इसलिए ये टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में टाइम पीरियड का आंसर सेम ही रहेगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के बराबर। अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमने सीधा फॉर्मूला लिखा है, इसका डेरिवेशन में डिस्कस नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि इसका डेरिवेशन हमारे आईआईटी में एडवांस और नीट का एग्जाम जो है उसमें किसी में के लिए यूजफुल नहीं है, हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चैप्टर को शुरू में बोर्ड एग्जाम में जो भी चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है
वो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड थ्योरी एक साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको याद रहे कि किस एग्जाम के लिए आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। तो इसके डेरिवेशन की हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले को सीधा लिख रहे हैं। अब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इसका साइज और शेप जीरो होना चाहिए, तो इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अब इससे r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्या होगा इस p पॉइंट पर। तो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला यह है। और डायरेक्शन के लिए चार्ज यहाँ रखा है इस a पॉइंट पर, और p पॉइंट पर निकालना है, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होगा। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो रेडियली इनवर्ड। ये इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों में, यहां तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इससे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू positive charge, and electric field is radially inward due to negative charge। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए, तो इसको नोट कर लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए। अब ये हमारे क्वेश्चन है, ये 3 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज यहाँ रखा है, दूसरी इसको ए नाम दे देता हूँ, इस वाले चार्ज को बी और इसको सी चार्ज देता हूँ। इन तीनों चार्जेस के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमें, पी पॉइंट पर क्या होगा। इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। अब तो बच्चों रेडियली आउटवर्ड का मतलब, रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूं। जैसे इस पी पॉइंट पर इस ए वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो किधर होगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में, और इस चार्ज से अवे होगा। तो इस पी पॉइंट पर पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा ए के कारण। अब बी के कारण, बी वाला चार्ज नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास बुलाएगा, तो इस बी वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नजदीक की तरफ होगा, तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और सी के कारण, इस सी से अवे, तो सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए मैंने ये कंसीडर करा कि राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो ए और बी के कारण पॉजिटिव है और सी के कारण नेगेटिव है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अब ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में ए का चार्ज और ए वाले चार्ज से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में a/2 है, ये भी a/2 दे रखी है और यह a है। तो इस पी पॉइंट की ए पॉइंट से डिस्टेंस a/2 है ना, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ माइनस साइन केवल डायरेक्शन को समझने के लिए था, इस फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो साइन प्लस लेंगे, तो बी वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बी का चार्ज कितना है +2q, और बी वाले चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस वापस a/2 है,
तो a/2 का स्क्वायर। अब थर्ड चार्ज माइनस आएगा या फॉर्मूला माइनस के, और उसका चार्ज है 3q, और डिस्टेंस उससे कितनी है, c पॉइंट से a पॉइंट की डिस्टेंस a/2 प्लस a, तो a प्लस a/2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, वो अपना आंसर होगा p पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। अब देखो अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? मान लो यह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज हम करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी तक पढ़ा था उसको रिप्रेजेंट करने में। जैसे ये चार्ज है, अब इसके कारण इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। तो उन्हीं लाइन ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। अब मुझे इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर दे रखी है तो हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, पी पॉइंट पर क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो मैं पी पॉइंट पर ये जो ग्राफ है ना कर्व, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो ये पी पॉइंट पर इसकी टेंजेंट हो गई, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है इस पूरे ग्राफ को एक ही पॉइंट पर अगर कोई लाइन कट करती है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब यहाँ इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। अब टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा किधर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो डिसाइड होगा इस एरो से। जिधर एरो है तो एरो ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो टेंजेंट, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी हो गई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से कर्व भी होती है और सीधी लाइन भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे सीधी भी हो सकती है और कर्व भी होती है, दोनों तरह की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लिखते हैं, लिखें इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इट स्टार्ट्स सेकेंड प्रॉपर्टी यह है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड होती है, खत्म होती है, टर्मिनेट होती है। अब इसका मीनिंग क्या है?
तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मैंने दो अलग अलग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बताई। ये दोनों लाइन ऑफ फोर्स इस पॉइंट पर कट करना शो किया है ना। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की लाइन ऑफ फोर्स होने का मतलब है इस पहली लाइन की अगर पहले कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगा, तो पहले वाले कर्व के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह है, दूसरे कर्व की टेंजेंट इधर होगी तो उसके कारण यह है। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करे। अब अगली प्रॉपर्टी लिख लो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस और कंडक्टर। कंडक्टर के भी हमेशा परपेंडिकुलर होती है और इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन अभी पोटेंशियल हमने पढ़ा नहीं है तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंडक्टर भी हमारे इस चैप्टर में सबसे आखिरी में डिस्कस होगा। कंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही हो, मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब कंडक्टर होते हैं। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम इस चैप्टर के सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो ये रिजल्ट याद रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर नेवर एंटर इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर एंटर कंडक्टर के अंदर लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती है। कंडक्टर की सरफेस पर या तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आकर खत्म हो, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, अब यहां इसको चार्ज दे दिया तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, यहां आकर खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। ये कंडक्टर लाइन ऑफ फोर्स इससे स्टार्ट हो सकती है लेकिन इस पर इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। और पिछली प्रॉपर्टी में लिखाया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, मतलब यहां अगर ये टर्मिनेट हो रही है ना तो इसकी सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर टकराएगी। यहां से स्टार्ट हुई, इस वाले डायग्राम में तो लाइन ऑफ फोर्स इसकी सरफेस से स्टार्ट हो रही है और इसमें इसकी सरफेस पर टर्मिनेट हो रही है। लेकिन किसी भी केस में अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं हो सकती। ये दोनों डायग्राम में मैंने कंडक्टर बनाया, कंडक्टर में लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होती है। अब यहां हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम आज के टॉपिक को यहीं एंड कर रहे हैं। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए। आप 11 12 किसी भी टॉपिक के कोई से भी चैप्टर के फिजिक्स के डाउट मैसेज फोन नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। अपना डाउट डालें, मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा व्हाट्सएप पर ही। तो फिजिक्स का कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे मेरे से पूछ सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो भी आज मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको देता हूं। तो वहां से आप वो क्वेश्चन अटेंड करें और मेरे से जब अटेंड कंप्लीट कर लें तो क्वेश्चन मुझसे आप इसी नंबर पर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इस लॉकडाउन के पीरियड में अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और हम बाकी बच्चों से बहुत आगे हो जाएंगे। ये लगभग मेरा
जो होता है 20 से 25 मिनट का लेक्चर पर डे का होता है, 20-25 मिनट का ये लेक्चर, और करीब आधा घंटा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, थ्योरी के रिवीजन में लगेगा। अगर आप इस तरह से 1 से 1.5 घंटे रोज फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी पोजीशन में आप पहुंच जाएंगे और चीजें बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करने लग जाएंगे और बाकी बच्चों से बहुत आगे हो जाएंगे। अभी आपको जैसा पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने लॉकडाउन के ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है नेक्स्ट 15 to 20 डेज, और इट में भी पॉसिबल कि अगर कोरोना नहीं सॉर्ट आउट होता है तो ये लॉकडाउन और बढ़ जाए और हमें इसी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़े। तो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें, बिल्कुल ये मान के चलें कि जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अपना एक रेगुलर शेड्यूल बनाएं, डेली आप 1 से 2 घंटे फिजिक्स को दें और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट को दें, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। थैंक यू टू हियर मी।